चैप्टर 17 देखेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर 17 है तारे एवं सौर परिवार। आप सभी जानते ही होंगे कि तारे और जो सौर परिवार है उनमें कौन कौन से ग्रह हैं, है ना। तो चलिए आज इसी के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, आप रात के समय आकाश की ओर देखोगे तो आपको आकाश में बहुत सारे छोटे छोटे बिंदु के समान बहुत सारे तारे दिखाई देंगे, है ना, जिनमें कुछ बहुत चमकीले और कुछ अपेक्षाकृत उनसे कम चमकीले होंगे, है ना। तो फ्रेंड्स, अगर आप सावधानीपूर्वक देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि आप पाएंगे कि कुछ जो पिंड हैं वो हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देंगे, है ना। तो फ्रेंड्स, आजकल शहरों में इतना प्रदूषण है कि शहरों में हम मतलब जो आकाश का सुंदर नज़ारा है वो हम नहीं देख पाते, है ना। धूल धुआं और जो बहुत सारे और प्रदूषण हैं जिसके कारण हमारा आकाश जो है बिल्कुल स्वच्छ और साफ दिखाई नहीं देता, है ना। रात के समय आकाश को देखने पर वो उतना सुंदर प्रतीत नहीं होता जितना पहले दिखाई देता था। और आप अगर गांव में जाओगे तो वहाँ अभी भी वो नज़ारा आपको दिखाई देगा, क्योंकि शहरों में बड़ी बड़ी लाइटें लगी होती हैं, उससे ऐसा लगता है कि रात में भी दिन का ही समय है ना। तो फ्रेंड्स, जैसे आप आकाश में देखोगे तो आपको तारे जैसे कई ऐसे पिंड दिखाई देंगे जो टिमटिमाते नहीं हैं, है ना। और इनमें जो पिंड जो हैं टिमटिमाते नहीं दिखाई देते वे क्या हैं, तो वे ग्रह कहलाते हैं, ठीक है। और तारे क्या हैं, तो तारे वे हैं जो हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो रात के समय हम आकाश में देखते हैं तो जो सबसे प्रदीप्त पिंड जो होता है वो क्या है, तो वो है चंद्रमा, है ना। हम अगर आकाश में देखेंगे तो रात में सबसे अधिक और सबसे बड़े आकार का क्या दिखाई देता है हमको, तो चंद्रमा ही दिखाई देता है ना। इसी तरह तारे, ग्रह, चंद्रमा तथा आकाश में बहुत से अन्य पिंड खगोलीय पिंड कहलाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो खगोलीय पिंड क्या है, तो जितने भी आकाश में हमको दिखाई देते हैं, जैसे कि तारे, बहुत सारे ग्रह दिखाई देते हैं, चंद्रमा दिखाई देते हैं, तो इन सभी को हम क्या कहते हैं, इन्हें ही आकाशीय पिंड कहते हैं, है ना। आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, क्या सभी आकाशीय पिंड एक समान होते हैं, तो चलिए आगे देखते हैं 17.1 में। तो सबसे पहले हम जानेंगे चंद्रमा के बारे में। फ्रेंड्स, आपने चंद्रमा को देखा ही होगा, है ना, कि वो किस तरह से घटता बढ़ता है ना। तो चलिए आज यहाँ पर हम अब चंद्रमा के बारे में जानते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, जिस दिन हमको चंद्रमा पूरी तरह से गोल दिखाई देता है ना, और कभी कभी हमको चंद्रमा क्या है, आधा होते होते उसका आकार छोटा होते होते एक दिन ऐसा आता है जब हमको चंद्रमा दिखाई ही नहीं देता, है ना। तो फ्रेंड्स, उस दिन को जब चंद्रमा की पूर्ण चंद्रिका दिखाई देती है पूर्णिमा कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर प्रत्येक रात्रि को चंद्रमा का चमकीला भाग घटता चला जाता है और 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता। उस दिन को हम अमावस्या कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आपको पता चल गया कि पूर्णिमा और अमावस्या क्या होती है। तो जिस दिन हमको पूरा चांद दिखाई देगा वह दिन पूर्णिमा कहलाएगा, और जिस दिन आकाश में हमको चंद्रमा नहीं दिखाई देगी वह दिन क्या है, तो वो अमावस्या कहलाती है, ठीक है। अमावस्या के बाद के दिन मतलब उसके अगले दिन चंद्रमा का एक छोटा भाग हमें आकाश में दिखाई देता है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे बालचंद्र कहते हैं, ओके। इसके बाद फिर प्रतिदिन चंद्रमा बड़ा होता जाता है और 15वें दिन फिर एक बार हम चंद्रमा का पूरा दृश्य देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। पूरे माह दिखाई देने वाली चंद्रमा की प्रदीप्त भाग की विभिन्न आकृतियों को चंद्रमा की कलाएँ कहते हैं, ओके। मतलब चंद्रमा हमको घटता बढ़ता हुआ प्रतीत होता है और इसी को हम क्या कहते हैं, तो इसी को चंद्रमा की कलाएँ कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक की अवधि कितनी होती है, तो ये 29 दिन की होती है, ठीक है, ओके। और बहुत से कैलेंडरों में इस अवधि को एक माह कहते हैं, है ना। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये जो
30 दिनों का जो समय है उसी को हम क्या कहते हैं, उसको एक माह कहते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, चंद्रमा अपनी आकृति में प्रतिदिन परिवर्तन क्यों करता है, तो चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, ये जानने के लिए कि चंद्रमा की कलाएं हमको क्यों दिखाई देती हैं, है ना, तो आगे देखेंगे। उसके लिए हमने चैप्टर 16 में यह पढ़ा था कि चंद्रमा सूर्य और अन्य तारों की भांति अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं करता, है ना, और हमें चंद्रमा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यह अपने पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को हमारी ओर परावर्तित कर देता है। इसलिए हम चंद्रमा के उसी भाग को देख पाते हैं जिस भाग से सूर्य का क्या होता है, परावर्तित प्रकाश हम तक पहुंचता है। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, और ये क्या है, ये चंद्रमा है। यहाँ पर आप देख रहे हो जिस तरफ सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है वह उस तरफ दिन होता है, और जिधर प्रकाश नहीं पड़ता मतलब उसके उल्टे साइड पे रात होती है ना। तो यहाँ से सूर्य की प्रकाश पड़ रही है यहाँ पर चंद्रमा में, और ये जो प्रकाश है वो परावर्तित होकर रात्रि के समय पृथ्वी पर पड़ रही है ना, और इस तरह से हम चंद्रमा को देख पाते हैं। तो आप इस डायग्राम से बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि सूर्य के परावर्तित प्रकाश के कारण हमें चंद्रमा दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, चंद्रमा की कलाओं के घटने का कारण यह है कि हम चंद्रमा का केवल वह भाग ही देख सकते हैं जो सूर्य के प्रकाश को हमारी ओर परावर्तित करता है। जैसे मैंने बताया, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करता है। आपको पता ही होगा कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करने के साथ साथ अपने अक्ष पर भी घूमता है ना। फ्रेंड्स, आप कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि चंद्रमा अपने अक्ष पर कितने टाइम में घूमता है। ठीक है, और पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में चंद्रमा को कितना समय लगता है। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आप अब आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आपने सुना है कि पृथ्वी से चंद्रमा के पीछे की ओर के एक भाग को हम कभी नहीं देख पाते, है ना। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्यों होता है, तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, आप ज़मीन पर लगभग 1 मीटर का व्यास का एक वृत्त खींचिए, मतलब गोला बनाइए, और अपने किसी एक फ्रेंड को उस गोले पर के केंद्र पर खड़े रहने के लिए कहिए। आप अपने मतलब जो फ्रेंड आपके बीच में उस गोले के बीच में खड़ा है उसकी परिक्रमा इस प्रकार कीजिए कि आपका मुंह आपके फ्रेंड के मुंह की ओर ही हो। तो क्या आप अपने जो फ्रेंड है उसके पीठ को देख सकोगे। तो एक परिक्रमा करने में आप कितने घूर्णन पूरे किए, और चंद्रमा की परिक्रमा इसी तो मतलब जो चंद्रमा है वो पृथ्वी की परिक्रमा बिल्कुल इसी तरह से करता है। इस कारण हम उसके मतलब पीछे के भाग को नहीं देख पाते। ओके, और फ्रेंड्स, चलिए अब आगे जानते हैं कि चंद्रमा का पृष्ठ भाग कैसा है। तो फ्रेंड्स, चंद्रमा पर ना तो वायुमंडल है और ना ही जल है, यहाँ पर जो लिखा है, तो इसको हम आगे जानेंगे। तो फ्रेंड्स, जो कवि हैं, कहानीकार हैं, उनके लिए चंद्रमा एक बहुत ही सुंदर पिंड है ना, बहुत ही चित्ताकर्षक पिंड है। पर जब हम या अंतरिक्ष यात्री जो हैं वो चंद्रमा पर कदम रखे थे, तो उन्होंने चंद्रमा के पृष्ठ को मतलब उसकी सतह को धूल भरा और निर्जन पाया, है ना। तो उस पर उन्होंने क्या देखा कि बहुत बड़े बड़े आकार के गड्ढे हैं, उस पर बहुत सारी खड़ी ढाल और ऊंचे पर्वत भी हैं। इनमें से कुछ पर्वत तो ऊंचाई में पृथ्वी के सभी सबसे ऊंचे पर्वत से भी ऊंचे हैं, और कई उसके मतलब हमारे पृथ्वी में जो ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं उनके समान पर्वत हैं, है ना, चंद्रमा की सतह पर। तो और चंद्रमा पर ना तो वायुमंडल है और ना ही जल है। तो फ्रेंड्स, क्या चंद्रमा पर किसी प्रकार के जीवन की संभावना हो सकती है। जब वहाँ पर वायुमंडल नहीं है तो वहाँ पर जीवन की संभावना कैसे हो सकती है। तो फ्रेंड्स, एक और बात, क्या हम चंद्रमा पर ध्वनि सुन सकते हैं। तो हमने चैप्टर 13 में देखा था कि जब कोई माध्यम नहीं होता तो ध्वनि गमन नहीं कर सकती, तो फिर हम चंद्रमा पर किसी ध्वनि को कैसे सुन पाएंगे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर हम एक फैक्ट जानेंगे। फ्रेंड्स, 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहले चंद्रमा पर अपने कदम रखे। सभी को पता होगा कि चंद्रमा पर अपने कदम रखने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे, तो वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, है ना। उसके बाद एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा पर उतरे, ठीक है, सभी को पता ही होगा। तो चलिए अब आगे 17.2 देखेंगे। हमारा अगला है 17.2 जिसमें है तारे। अब हम तारे के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, रात के समय आकाश में आप और कौन कौन सी वस्तुएं देखते हैं? आकाश में बहुत सारे असंख्य तारे हैं, है ना। सॉरी फ्रेंड्स, क्या सभी तारे समान रूप से चमकीले हैं? क्या सभी तारों का रंग एक जैसा है? क्या वास्तव में तारे अपना प्रकाश उत्सर्जित करते हैं? फ्रेंड्स, सूर्य भी एक तारा है ना, और अन्य तारों की तुलना में सूर्य इतना अधिक बड़ा है और हमको बड़ा दिखाई देता है। तो ये हमको बड़ा क्यों दिखाई देता है? तो फ्रेंड्स, इसके लिए एक और एग्जांपल देखते हैं। आप अपने हाथ में एक फुटबॉल लीजिए और अपने से 100 मीटर दूरी पर एक दूसरी फुटबॉल रखिए। तो आप मतलब दोनों को देखोगे जब एक जगह से, तो आपको कौन सा फुटबॉल बड़ा दिखाई देगा? तो जो आपके हाथ में रखा है वो आपको बड़ा दिखाई देगा, है ना, और जो आपके दूर है वो क्या दिखाई देगा? छोटा, है ना। तो तारे सूर्य की तुलना में लाखों गुना अधिक दूरी पर हैं, है ना, इसलिए तारे हमें बिंदु जैसे दिखाई देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट जान लेते हैं। तारे अपना प्रकाश उत्सर्जित करने वाले खगोलीय पिंड है, मतलब तारों में अपना स्वयं का प्रकाश होता है, जैसे कि सूर्य, है ना। हमारा सूर्य भी एक तारा है। तारों की दूरियों को प्रकाश वर्ष में व्यक्त किया जाता है। प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, है ना। तो प्रकाश की चाल कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। ओके। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है दूर है। ओके, सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर है। ओके, अब सूर्य के बाद दूसरा सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो अल्फा सेंटूरी है। ओके, और इसकी दूरी कितनी है? तो 40000 पता नहीं कितने जीरो लगे हैं, है ना। तो इतने किलोमीटर दूरी है। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? इतनी दूरी को हम कैसे पढ़ेंगे? आप पढ़ सकते हो इस दूरी को? कमेंट करके बताइएगा इसको कितनी दूरी बोलेंगे। अब इसमें कितने जीरो लगे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 4 के बाद 13 जीरो लगे हैं। इसको कैसे पढ़ेंगे हम? तो फ्रेंड्स, इतनी अधिक दूरी को हम इस तरह से नहीं पढ़ सकते। कुछ तारे तो इससे भी और कहीं अधिक दूरी पर हैं, है ना। इतनी अधिक दूरियों को लंबाई के एक अलग मात्रक, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष, इसमें व्यक्त किया जाता है, जो मैंने यहाँ पे बताया, है ना। तो प्रकाश वर्ष के द्वारा व्यक्त करते हैं। और यह प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी है। तो फ्रेंड्स, याद कीजिए जो मैंने ऊपर बताया यहाँ पे कि प्रकाश की चाल कितनी है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस प्रकार सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 8 प्रकाश मिनट है। ठीक है, कितनी है? सूर्य की पृथ्वी से दूरी लगभग 8 प्रकाश मिनट है। ओके, तो फिर अल्फा सेंटूरी लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष दूर होगा। मतलब ये जो मैंने यहाँ पे बताया, इसको हम क्या बोलेंगे? 4.3 प्रकाश वर्ष। ओके, फ्रेंड्स, यदि तारों का प्रकाश हमारे पास तक पहुँचने में इतने वर्षों का समय लेता है, तो क्या तारों को देखते समय हम अपने अतीत को देख रहे होते हैं? मतलब जो प्रकाश हमारे तक पहुंच रहा है वो कितने समय में, कितने
समय बाद हमारे पास पहुंचता है ना। तो फ्रेंड्स, आप जानना चाहोगे कि दिन के समय तारों को हम क्यों नहीं देख पाते, वो हमें रात में ही क्यों दिखाई देते हैं? तो चलिए इसके बारे में हम आगे जानेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। वास्तव में दिन के समय भी आकाश में तारे होते हैं, फिर भी उस समय सूर्य की जो तीव्र प्रकाश है उसके कारण वो हमें दिखाई नहीं देते, है ना। और कुछ प्रमुख तारों और तारों के समूह का आकाश में लगभग 2 घंटे या अधिक समय तक आप देखोगे रात के समय, तो आपको पता चलेगा कि आकाश में तारों की स्थिति में परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा आपको, है ना। आप किसी तारे को एक जगह पर देखेंगे, अगर 2 घंटे बाद उसको फिर से देखना चाहोगे तो आपको उसकी स्थिति बदली हुई दिखाई देगी। आप ये पाएंगे कि तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं। कोई तारा जो सूर्यास्त होते ही पूर्व में उदय होता है, सामान्यतः सूर्योदय से पहले ही पश्चिम में अस्त हो जाता है ना। तो तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए क्यों प्रतीत होते हैं, तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए एक और एग्जाम्पल देखेंगे हम। तो आप किसी बड़े कमरे के बीच में खड़े हो जाइए और अपने जगह पर गोल गोल घूमिए, तो कमरे में रखी वस्तु की दिशा में आपको कैसे प्रतीत होगा? तो आपको जो कमरे में चीज़ें रखी हुई हैं वो गति करते हुए, मतलब आप जैसे घूम रहे हो उसकी उल्टी दिशा में घूमते हुए दिखाई देंगे, है ना। तो फ्रेंड्स, आप कभी रेलगाड़ी में या ट्रेन में जाते हो तो आपको जो पेड़ पौधे हैं, जो घर हैं, जो बिल्डिंग है, वो आपके पीछे की दिशा में जाते हुए दिखाई देते हैं, है ना। और यदि हम मतलब सेम यही कंडीशन क्या होती है, तारों के साथ भी होती है। यदि हमें तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करते हुए प्रतीत होते हैं, तो इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है। ओके, तो अब आप समझें कि सूर्य पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है, तो हमें ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि सूर्य पूर्व में उगता है और पश्चिम में डूब जाता है? तो जो मैंने बताया पीछे, सेम वही कंडीशन होती है जिसके कारण हमको पूर्व और पश्चिम की दिशा में सूर्य का पूर्व से उगना और पश्चिम में अस्त होना प्रतीत होता है, ठीक है। ऐसा पृथ्वी के अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करने के कारण होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी से देखने पर ध्रुव तारा स्थिर प्रतीत होता है क्योंकि यह पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की दिशा के निकट स्थित है। फ्रेंड्स, जब हम छोटे थे तो हमारे दादाजी हमको बताया करते थे कि आकाश में एक ऐसा तारा है जो एक ही स्थान पर स्थिर दिखाई देता है। वास्तव में ध्रुव तारा एक ऐसा तारा है जो पृथ्वी के अक्ष की दिशा में स्थित है। ओके, और यह गति करता हुआ प्रतीत नहीं होता, वो एक जगह हमको स्थिर दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो क्योंकि यह पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की दिशा के निकट स्थित है। आप डायग्राम में देखिए, ये पृथ्वी है और ये ध्रुव तारा है। तो आप देख रहे हो पृथ्वी के अक्ष, ये उसका अक्ष है, और जो ध्रुव तारा है वो बिल्कुल अक्ष में स्थित है, ठीक है। तो इसीलिए ध्रुव तारा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के निकट स्थित है, अतः वो हमको स्थिर दिखाई देता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हो। मान लो एक आप छतरी लोगे और उसके चारों ओर कागज़ से स्टार बना के चिपका दोगे, ठीक है, और बीच में एक स्टार चिपका दोगे। अब उसकी डंडी को लेकर घुमाओगे आप, तो आपको जो किनारे पर जो स्टार चिपके हुए हैं वो घूमते हुए दिखाई देंगे, जबकि जो छतरी डंडी के बीचों बीच जो है, छतरी के बीचों बीच जो स्टार आपने चिपकाया है वो आपको स्थिर दिखाई देगा। तो सेम यही कंडीशन ध्रुव तारे के साथ है। ओके, तो जिसके कारण हमको ध्रुव तारा स्थिर दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 17.3 है तारामंडल। फ्रेंड्स, अब हम तारामंडल के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आप कुछ समय तक आकाश को देखिए, क्या कुछ तारे दिखाई देते हैं?
जैसे मैंने ये चित्र में दिखाया है, तो क्या आपने इस तरह के तारे मतलब तारामंडल आपने आकाश में देखे हैं? तो फ्रेंड्स, तारामंडल तारों के ऐसे समूह हैं जो पहचानने योग्य आकृतियाँ बनाते प्रतीत होते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर इस तरह चम्मच जैसे आकार दिख रहा है, यहाँ पर ऐसे चतुर्भुज बना हुआ दिख रहा है, यहाँ पर एम टाइप का दिख रहा है, और यहाँ पर ये मतलब इसकी आकृति जो है हमारे जो कुछ वस्तुएं हैं उनसे मिलती जुलती दिखाई देती है। ठीक है फ्रेंड्स, प्राचीन काल में जो मनुष्य हैं उन्होंने आकाश में तारों को पहचानने के लिए तारामंडलों की अभिकल्पना की। ओके, और तारामंडलों की आकृतियों को उन व्यक्तियों की मतलब जो पहले जो व्यक्ति थे उन्होंने उस समय जो उनके जो वस्तुएं थी उन जिससे वो परिचित थे, है ना, जिसके समान वो दिखाई देते थे, उसके नाम पर इसका नामकरण कर दिया। ठीक है, तो चलिए जानते हैं अब तारामंडल के बारे में। फ्रेंड्स, रात के समय कुछ तारामंडलों की आप आसानी से पहचान कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये जानना होगा कि कोई विशिष्ट तारामंडल कैसे दिखाई देता है और रात्रि में आकाश में उसे कहाँ देखना होगा। ठीक है, तो जो सबसे विख्यात मतलब जिसको सभी लोग जानते हैं तारामंडलों में से एक तारामंडल क्या है? अर्सा मेजर। ओके, अर्सा मेजर एक बहुत ही प्रसिद्ध है जिसको सभी लोग जानते हैं, जिसे आप गर्मियों में रात के प्रथम पहर मतलब 9 बजे 8 से 9 बजे के करीब देख सकते हैं। तो इस तारामंडल को और क्या नाम से जाना जाता है? तो इसे ग्रेट बियर के नाम से जाना जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, इसी को ही ग्रेट बियर कहा जाता है। ओके, और ग्रेट बियर को ही सप्तऋषि भी कहते हैं। इस तारामंडल में 7 स्पष्ट तारे होते हैं। यह किसी बड़ी कलछी या प्रश्न चिन्ह मतलब क्वेश्चन मार्क के जैसा प्रतीत होता है। ठीक है, इस कलछी के हत्थी में मतलब इसके ये जो हत्था बना हुआ है इसमें 3 तारे होते हैं, और इसकी जो कटोरी वाली भाग है इसमें 4 तारे होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या है? यही सप्तऋषि या ग्रेट बियर है। ओके, फ्रेंड्स, अगर आप कुछ समय तक इस तारामंडल को देखते रहोगे तो इसकी आकृति में आपको कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देगा। मतलब ये जो तारे हैं बिल्कुल इसी जगह पर ही 1 2 3 ये जो 7 तारे हैं बिल्कुल इसी तरह से ही दिखाई देंगे, आपको ऐसे बंधे हुए दिखाई देंगे। ऐसा नहीं है कि ये जो एक तारा है वो थोड़ी देर बाद दूसरी जगह चला गया, ये अलग जगह चला गया, ऐसा नहीं होगा। ओके, तो क्या आप इसकी स्थिति में कोई अगर परिवर्तन नहीं देख पाओगे तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये जो तारामंडल है उसकी आकृति जो है समान रहती है। आप यह भी पाओगे कि जो तारामंडल है वो पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता हुआ दिखाई देगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर आगे हम एक और बात जानेंगे कि जो सप्तऋषि है जो ग्रेट बियर है इसकी सहायता से हम ध्रुव तारे की स्थिति का भी निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा दूसरा है ओरायन। नेक्स्ट है कैसियोपिया, और फिर अगला है लियो मेजर। ओके, आप सभी ने देखा ही होगा इन तारामंडल को। तो यहाँ पर मैं अब बताऊँगी आपको कि ध्रुव तारे की स्थिति कैसे ज्ञात की जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आप गर्मी के किसी भी रात में 9 बजे के समय आप जो सप्तऋषि है उसको देखिए। जब आकाश में चंद्रमा नहीं होगा तो ये जो सप्तऋषि है वो बहुत ही स्पष्ट दिखाई देगा आपको। तो आकाश के उत्तरी भाग का मतलब जो उत्तरी भाग है आकाश में उसका प्रेक्षण कीजिए और सप्तऋषि को पहचानिए। इस कार्य में आप अपने किसी बड़े का भी मदद ले सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आपने किसी जानकार से पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो जो सप्तऋषि है उसके सिरों के 2 तारों को देखिए। जैसे यहाँ पर सप्तऋषि बना हुआ है तो इसके जो शुरू वाले 2 तारे हैं इसको देखिए।
अब जैसे मैंने इस डायग्राम में बनाया है, ये एक काल्पनिक रेखा खींचिए, आप कल्पना कीजिए और इस काल्पनिक रेखा को उत्तर दिशा में आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है। और इन दो तारों के बीच की दूरी लगभग मतलब इसके 5 गुना दूरी पर हम देखेंगे। जैसे ये जो रेखा है वो आगे बढ़ती जाएगी तो थोड़ी दूरी पर हमको एक जो ज़्यादा चमकीला नहीं है, ये ध्रुव तारा जो है वो अधिक चमकीला नहीं होता, और यही तारा क्या है, यही ध्रुव तारा कहलाता है, ठीक है। आप अगर इसको कुछ समय तक देखते रहेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो सप्तऋषि है इसके चारों ओर घूमता है, ठीक है, और ये ध्रुव तारा जो है वो वहाँ पर स्थिर रहता है। तो इससे हम सप्तऋषि के द्वारा हम ध्रुव तारे की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, वास्तव में जो जितने भी जो तारे हैं वो ध्रुव तारे की परिक्रमा करते हुए हमको दिखाई देंगे, ठीक है। और जो ध्रुव तारा है वो हमको दक्षिणी गोलार्ध से दिखाई नहीं देता, और कुछ जैसे सप्तऋषि जैसे उत्तरी गोलार्ध के कुछ तारामंडल भी दक्षिणी गोलार्ध के कुछ स्थानों से हमको दिखाई नहीं देते, ठीक है। अब यहाँ पर हम ओरायन के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो ओरायन एक और प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे हम सर्दियों के मध्य रात्रि में देख सकते हैं, ओके। और ये आकाश में सबसे भव्य तारामंडलों में गिना जाता है। इसमें भी 7 या 8 चमकीले तारे हैं। ओरायन को शिकारी भी कहते हैं, और इसके 3 ये जो आप बीच में देख रहे हो यहाँ पर 3 मध्य भाग में जो शिकारी है उसके बेल्ट को निरूपित करते हैं। मतलब ये जो बीच का भाग है वो शिकारी के बेल्ट को चिन्हित करता है, ठीक है। और ये जो 4 चमकीले तारे हैं जो चतुर्भुज के रूप में व्यवस्थित दिखाई देते हैं, आप इधर से देखोगे तो भी आपको चतुर्भुज दिखेगा, इधर से देखोगे तो भी आपको चतुर्भुज बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो ठीक है, ये क्या है, ओरायन या शिकारी कहलाता है। अब हम इस ओरायन के द्वारा किसकी स्थिति पता लगा सकते हैं, तो इसके द्वारा हम सीरियस की स्थिति को पता लगा सकते हैं। यहाँ पर आप एक और डायग्राम देखिए, यहाँ पर ये जो ध्रुव तारा है सप्तऋषि उसकी किस तरह से परिक्रमा करता है। चलिए अब सीरियस की स्थिति ज्ञात करने के लिए एक डायग्राम देखिए। तो फ्रेंड्स, ये जो ओरायन का बीच वाला जो 3 तारे हैं उससे एक काल्पनिक रेखा आप खींचोगे तो मतलब पूर्व दिशा की ओर, कौन सी दिशा, पूर्व दिशा की ओर देखोगे तो इसके आपको एक चमकीला तारा दिखाई देगा, बहुत ही चमकीला तारा दिखाई देगा, और यही क्या है, तो यही सीरियस है, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इसी तरह से एक और प्रमुख तारामंडल कौन सा है, कैसियोपिया, जो मैंने यहाँ पे बताया था। तो इसकी आकृति कैसी होती है, कैसियोपिया भी हमको सर्दी की रातों में दिखाई देता है, प्रथम पारी मतलब वही 8 से 9 बजे के बीच में, ठीक है। तो इसकी आकृति कैसी होती है, तो इसकी आकृति बिगड़े हुए W या M के रूप में दिखाई देती है, ठीक है फ्रेंड्स। और क्या आप जानते हैं कि तारामंडल में केवल 5 या 10 तारे ही नहीं होते, इनमें बहुत से तारे होते हैं, और हम अपनी नंगी आँखों से किसी तारामंडल के केवल चमकीले तारों को ही देख पाते हैं। जिन तारों से मिलकर कोई तारामंडल बनता है वो सब हमसे समान दूरी पर नहीं होते, वे आकाश में केवल एक ही दृश्य रेखा पर होते हैं। मतलब ये जो जितने तारे दिखाई दे रहे हैं इनमें सिर्फ इतने ही तारे नहीं होते, इनमें और भी बहुत सारे असंख्य तारे हो सकते हैं, पर ये जो चमकीले तारे होते हैं वही हमको दिखाई देते हैं। और प्राचीन काल में लोगों ने ये जो इनकी जो आकृति हमको दिखाई दी, मतलब जिस चीज़ों से मिलती हुई आकृति दिखाई दी उसी के ऊपर इनका नाम रख दिया गया। ये शेर के समान दिखाई देता है, इसलिए इसको लियो मेजर नाम दिया गया, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब आगे देखते हैं।
फ्रेंड्स चैप्टर काफ़ी लंबा होता जा रहा है, इसलिए हम 17.4 को नेक्स्ट डे कंप्लीट करेंगे। सौर परिवार के बारे में जानेंगे अगले दिन। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। ठीक है, और आप लोगों को वेट करना पड़ा मेरे वीडियो के लिए, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे। शायद 1-1.5 हफ्ते का वेट किया आप लोगों ने, तो उसके लिए, क्योंकि मेरे घर में ऐसे समस्या आ गई थी जिसके कारण मैंने वीडियो बनाना बीच में बंद कर दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, और वैसे आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए एक दूसरे से। एग्ज़ाम का भी टाइम आ चुका है, मुझे भी पता है, और परेशानियां तो हमेशा लगी रहती हैं, है ना। तो फिर भी मैंने क्लास कंटिन्यू करने की कोशिश की। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।